हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट वर्क एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताएं कि ये कितने कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, हमने इससे पहले अपनी वीडियो में बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे आपको रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार अच्छे से समझ आए। लेट्स स्टार्ट। है हमारा संयोजन अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक अकेले पदार्थ बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। मतलब कि फ्रेंड्स में दो पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल है हमारा C+O2 आपस में क्रिया करके CO2 एक अकेला पदार्थ बना रहे हैं तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएंगी? संयोजक अभिक्रिया कहलाती हैं। फ्रेंड्स, हम कुछ और एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझाएं कि ये संयोजक अभिक्रिया क्या होती हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा CaO + H2O की क्रिया कराते हैं तो फ्रेंड्स COOH का होल स्क्वायर बनता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर COOH के होल स्क्वायर को क्या कहते हैं? भुजा हुआ चूना। और CaO को क्या कहते हैं? अनभुजा चूना। अब फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे हो कि अनभुजा चूना क्या होता है। फ्रेंड्स, जब पहले ज़माने के लोग अपने घरों की पुताई करने के लिए कलई का यूज करते थे तो ये कलई को ही हम अनभुजा हुआ चूना कहते हैं। अनभुजे हुए चूने को मतलब कलई को जब वो बाज़ार से लेकर आते थे और उसमें जल मिलाते थे तो एक घोल टाइप का बन जाता था, तो उस घोल को क्या कहेंगे हम? भुजा हुआ चूना। तो फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया कि अनभुजा हुआ चूना और भुजा हुआ चूना किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, कुछ और एग्जाम्पल है हमारे। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके H2O जल बनाते हैं। आयरन प्लस सल्फर आपस में क्रिया करके आयरन सल्फेट बनाते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको संयोजन अभिक्रिया अच्छे से समझ आ गई हो। हमारी सेकंड अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिनमें यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब फ्रेंड्स, में एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल है हमारा CaCO3 की क्रिया कराते हैं तो फ्रेंड्स वह CaO + CO2 में टूट जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर CaCO3 को भुजा हुआ चूना, CaO को कैल्शियम ऑक्साइड, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला एग्जाम्पल है H2O की क्रिया कराते हैं तो वह H2 + O2 में टूट जाता है। O2 को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। H2 को हाइड्रोजन। H2 को क्या कहते हैं? जल। फ्रेंड्स, इस अभिक्रिया को जल का विद्युत अपघटन कहते हैं जिसे हम परीक्षण के द्वारा समझाएं कि ये H2 + O2 कैसे बनता है। इसके लिए फ्रेंड्स हमें एक प्लास्टिक का मग लेना होगा। इसकी तली के हिस्से को काट देंगे और उसमें रबड़ का डॉट लगा देंगे। इन छिद्रों में हम कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दिया जाएगा जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा होगा। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर हम दो तार लगाएंगे और इन दोनों तारों को हम 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ देंगे। लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रॉनों पर एनोड चार्ज होगा और राइट साइड के इलेक्ट्रॉनों पर कौन सा चार्ज होगा? फ्रेंड, कैथोड। मग में इतना जल डालेंगे कि इलेक्ट्रॉन उसमें डूब जाए और हम फ्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर 2 ट्यूब लेंगे और उसको उल्टा करके बाल्टी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रखे हैं उनमें डाल देंगे जिससे कि जो ट्यूब ली हैं वो अच्छे से पानी में डूब जाएं। और हम पानी में सल्फ़र अम्ल की कुछ थोड़ी सी बूंदें भी डालेंगे। अब फ्रेंड्स, हम जो बैटरी लगाई है उसको ऑन कर देंगे जिससे कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी और हम इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे कि क्या होगा? दोनों इलेक्ट्रॉनों पर बुलबुले बनना स्टार्ट हो जाएंगे। यह बुलबुले आंशिक नलियों में जल को विस्थापित कर देते हैं जिससे कि फ्रेंड्स दोनों परत नलियों में गैस एकत्रित हो जाती है। जब पानी कम होगा तो जो हमने रोड लगाए हैं उनके ऊपर गैस बनना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन इन दोनों रोडों में गैस की मात्रा समान नहीं होगी। जब दोनों परत नली गैस से भर जाएंगी, जब सावधानी पूर्वक
बंद कर देंगे और हम इन दोनों रॉडों को आसानी से सावधानीपूर्वक निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, हम इसमें देखेंगे कि किस में हमारा हाइड्रोजन गैस है, किस में ऑक्सीजन गैस है। इसका परीक्षण करने के लिए हमें जलती हुई मोमबत्ती की आवश्यकता होगी। जब हम जलती हुई मोमबत्ती को राइट साइड वाले रॉड की तरफ ले जाते हैं तो उसमें से फट फट की आवाज़ उत्पन्न होती है। मीन्स विस्फोट टाइप का होता है और बहुत तीव्रता से जलने लगता है। तो हमें पता चलेगा कि इसमें कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही हम लेफ्ट साइड वाली रॉड को जब जलती हुई मोमबत्ती के पास लाएंगे तो वो जलती हुई मोमबत्ती तीव्र गति से जलने लगेगी। तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस। तो आपको समझ आ गया होगा कि किस रॉड में ऑक्सीजन गैस है, किस रॉड में हाइड्रोजन गैस है। हमने आपको बताया था कि इन दोनों रॉडों में गैसों की मात्रा समान नहीं होती है। तो हमारे हाइड्रोजन में कितनी मात्रा हो जाएगी, 2, इसलिए हाइड्रोजन के 2 अणु लेते 2H2 और ऑक्सीजन की कितनी होगी, 1। तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1। कुछ और एग्जाम्पल से हम आपको वियोजन अभिक्रिया और बताते हैं। जैसे 2KClO पोटेशियम क्लोरेट की अभिक्रिया कराएंगे तो 2KCl + 3O2 पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन बनता है। और थर्ड अभिक्रिया है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब फ्रेंड्स, इसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व होता है जो कम क्रियाशील वाले तत्वों को हटाकर उसके स्थान पर आ जाता है। तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से हम आपको अच्छे से और बताएंगे। Fe + CuSO4 की अभिक्रिया कराते हैं तब FeSO4 + Cu बनता है। यहाँ पर Fe क्या है, लोहा। CuSO4 को क्या कहें, कॉपर सल्फेट। FeSO4 को क्या कहें, लोहे का सल्फेट। और Cu को क्या कहेंगे, कॉपर। हम इसको परीक्षण के द्वारा आपको अच्छे से बताएं कि ये परिवर्तन कैसे हुआ। इसके लिए हमें एक रॉड लेनी होगी जिसमें हम कॉपर सल्फेट का विलयन डालेंगे और इसके अंदर लोहे की एक कील डाल देंगे। ये कॉपर सल्फेट का विलयन कौन से कलर का होता है, नीले कलर का होता है। कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि जो रॉड में नीले कलर का विलयन हरे कलर के विलयन में परिवर्तित हो जाएगा और जो लोहे की कील डली हुई थी उसके नीचे भुरभुरे रंग की परत चढ़ जाएगी। इसको क्या बोलेंगे, कॉपर। तो हमारा जो कॉपर सल्फेट प्लस Fe का विलयन था वो परिवर्तित होकर किस में बदल गया, आयरन सल्फेट प्लस Cu में परिवर्तित हो गया। क्योंकि फ्रेंड्स, लोहे अधिक क्रियाशील पदार्थ होता है और Cu कॉपर कम क्रियाशील पदार्थ होता है, इसलिए FeCuSO4 में Cu का स्थान ले लेता है। तो फ्रेंड्स क्या बन जाता है, FeSO4 + Cu। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी यह अभिक्रिया अच्छे से समझ आ गई हो। अब हम आपको कुछ और एग्जाम्पल से अच्छे से और बताएंगे। तो हमारा एग्जाम्पल है CuCl2 मीन्स कॉपर क्लोराइड की क्रिया जब हम PV लेड से कराते हैं तो क्या बनता है, PVCl2 + Cu। PVCl2 को क्या कहेंगे, लेड क्लोराइड, और Cu को कॉपर। यहाँ पर लेड क्लोराइड कौन से कलर का होता है, रंगहीन, कोई कलर का नहीं होता है। और CuCl2 कौन से कलर का होता है, हरे कलर का। तो यहाँ पर PV अधिक क्रियाशील पदार्थ होता है, इसलिए वह Cu की जगह ले लेता है और क्या बना देता है, PVCl2। आई होप आपको हमारा थर्ड अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया अच्छे से समझ आ गई हो। अब हमारी चौथी अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक आयनों की अदला बदली द्वारा क्रिया करके तो नए यौगिक बनाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। मतलब फ्रेंड्स, इसमें यौगिक आयनों की अदला बदली कर लेते हैं आपस में और नए यौगिक बना लेते हैं, तब द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। हम एग्जाम्पल से आपको अच्छे से बताएंगे। AgNO3 + NaCl आपस में क्रिया करेंगे तो AgCl + NaNO3 बना लेते हैं। यहाँ पर AgNO3
प्लस NaCl को क्या कहेंगे, सिल्वर नाइट्रेट, NaCl को सोडियम क्लोराइड, और जो बनाए AgCl इसे क्या कहेंगे, सिल्वर क्लोराइड, प्लस NaNO3 को क्या कहेंगे, सोडियम नाइट्रेट। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हुआ, आयन आपस में अदला बदली कर रहे हैं। मतलब फ्रेंड Ag के स्थान पर कौन आ रहा है, Na आ रहा है, और Na के स्थान पर क्या आ रहा है, Ag। मतलब अभिक्रिया क्या बन रही है, AgCl प्लस NaNO3। अब हम अगले एग्जाम्पल से और बताएंगे अच्छे से आपको। BaCl2 प्लस Na2SO4 आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं, BaSO4 प्लस 2NaCl। इसमें ही फ्रेंड आयन आपस में क्रिया कर रहे हैं। इसे हम आपको परीक्षण से और अच्छे से बताएंगे। जैसे कि फ्रेंड इसके लिए हमें 2 रॉड लेनी होगी। एक रॉड में तो हम बेरियम क्लोराइड विलयन डालेंगे और दूसरे रॉड में क्या डालेंगे, सोडियम सल्फेट। जब इन दोनों को आपस में मिला रहे हैं तो इनके आयन ना एक दूसरे में जाकर चिपक रहे हैं, एक दूसरे में जाकर बदल रहे हैं। तो क्या बना रहे हैं वो, BaSO4 प्लस 2NaCl। तो आई होप आपको हमारी ये अभिक्रिया अच्छे से समझ आ गई हो। अब हमारा अगला पॉइंट है 5th, उपचयन और अपचयन। ये उपचयन और अपचयन क्या होते हैं। उपचयन पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास मीन्स कमी होना क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया। और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, पदार्थों में हाइड्रोजन की वृद्धि होना और ऑक्सीजन की कमी होना। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएंगी, उपचयन अभिक्रिया। दोबारा से ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। उपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। इसके पॉजिटिव हमारा उल्टा क्या है, अपचयन, जिसमें हाइड्रोजन की तो वृद्धि होगी और ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी। हम एग्जाम्पल से आपको बताएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा C+O2 क्या बनाते हैं फ्रेंड्स, CO2। तो इसमें C+O2 क्या बना रहे हैं, CO2। तो CO2 में क्या जुड़ रहा है, O मीन्स ऑक्सीजन। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि। अगला एग्जाम्पल है हमारा CuO प्लस H2O की अभिक्रिया कराए तो क्या बना हमारा, Cu प्लस H2O। इसमें CuO में से हटके क्या बन रहा है, Cu। तो इसमें तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो क्या हो गई ये अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। और अगला क्या था हमारा H2 और क्या बन रहा है, H2O। तो H2O जुड़ रहा है तो ये क्या होगी, उपचयन। तो फ्रेंड्स आपको उपचयन और अपचयन अच्छे से समझ आ गया। उपचयन मीन्स ऑक्सीजन की वृद्धि और अपचयन मीन्स ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की कमी होगी ऊपर वाले में। अपचयन में क्या होगी, हाइड्रोजन की वृद्धि। तो आई होप आपको हमारी उपचयन और अपचयन क्रिया अच्छे से समझ आ गई होगी। फ्रेंड्स हमने अभी आपको बताया था CuO प्लस H2 की अभिक्रिया कराई थी तो क्या बना था, Cu प्लस H2O। फ्रेंड्स इस अभिक्रिया में हमारा उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो इसमें दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो रही हैं। तो इन दोनों अभिक्रिया जब साथ साथ होती है तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जिसमें उपचयन और अपचयन एक ही अभिक्रिया में हो रहा हो तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएंगी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। हमारे रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार कंप्लीट होते हैं। अब हम आपको बताएंगे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है संरक्षण। इसका मीन्स क्या होता है, जब कोई धातु वायु, पानी, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो धातु संरक्षण हो जाती है। मतलब कि फ्रेंड्स जब कोई धातु हवा के संपर्क में आएगी या पानी के संपर्क में आएगी तो इसमें धातु संरक्षित हो जाएगी। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत चढ़ना, तांबे पर हरी परत चढ़ना, ये सभी क्या संरक्षण हो रहा है। इसमें खुले में रखेंगे लोहे को तो आपको पता है जंग लग जाती है, चांदी को रखेंगे तो उसके ऊपर काली परत चढ़ जाएगी। तो आपको समझ आ गया संरक्षण क्या होता है। जब कोई धातु वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो धातु का संरक्षण हो जाता है। अगला है हमारा विकृति गंधित। वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती हैं
जिससे उनके स्वाद और रंग में परिवर्तन हो जाता है। मतलब फ्रेंड, जब तेलीय खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आएगा तो उसमें क्या है, उसका स्वाद में परिवर्तन हो जाएगा और रंग भी बदल जाएगा। आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो अचार होते हैं वो कुछ समय के बाद उनका स्वाद भी बदल जाता है और उनका कलर भी बदल जाता है। तो ये सभी क्या होते हैं, विकृति गंधित के कारण होता है, जिससे ये वायु के संपर्क में आ जाने के कारण होता है, जिससे कि हमारे पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं। इनको हमें बचाने के लिए हम इनको फ्रीज में रख सकते हैं या हम इसे नाइट्रोजन गैस के में रख सकते हैं, जिससे कि हमारा पदार्थ जल्दी खराब नहीं होगा और हम लंबे समय तक इन सभी पदार्थों को रख सकते हैं। तो आई होप आपको हमारी उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव दैनिक जीवन में अच्छे से समझ आ गए होंगे। हमारी रासायनिक अभिक्रिया एक और प्रकार की होती है। वो कौन सी होती है? तापमान के आधार पर। पहली कौन सी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरी कौन सी है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। हम इसे विस्तार से आपको समझाएं कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। फर्स्ट है हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल है हमारा प्राकृतिक गैसों का दहन, मतलब CH4 मीथेन गैस को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, और साथ में क्या प्राप्त होता है? हमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है। तो ये अभिक्रिया क्या हो रही है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है फ्रेंड? जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। मतलब फ्रेंड, इसमें ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊपर वाले में क्या था? ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी, लेकिन इसमें उत्पन्न नहीं होती है, इसमें ऊष्मा की हमें आवश्यकता होती है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। फ्रेंड्स, इसके एग्जाम्पल हैं। फ्रेंड्स, हमने जो वियोजन अभिक्रिया में आपको सारे एग्जाम्पल बताए थे, वो एग्जाम्पल भी हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया के होते हैं। हमने आपको बताया था CaCO3 की अभिक्रिया कराई थी तो क्या बना था फ्रेंड्स? CO प्लस CO2। तो फ्रेंड्स, इस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता हो रही थी, तभी तो ये अभिक्रिया हो रही थी। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाई? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगला एग्जाम्पल हमने आपको बताया था H2O की अभिक्रिया कराई थी तो क्या बना था? H2 प्लस O2। इस अभिक्रिया को कराने के लिए भी हमें ऊष्मा की ज़रूरत पड़ी थी गर्म करने से के लिए। तो ये अभिक्रिया भी क्या कहलाएगी? हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। फ्रेंड्स, हमारे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कंप्लीट होते हैं। जितने भी हमारे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार थे वो हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताए हैं। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें, जिससे आपको ये अच्छे से समझ आए और आप कभी भी ना भूल पाएँ, अपने एग्जाम में अच्छे से कर पाएँ। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।